नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 16 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल। ये सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। बाकी इससे पहले 16 फरवरी की प्रथम शिफ्ट का वीडियो आया था, यदि आपने नहीं देखा जरूर देख लेना। और इन दोनों शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज फेक चैनल ज्वाइन हो सकता है यदि आप सर्च करके करेंगे तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ। और आज सेकंड शिफ्ट में बहुत कम स्टूडेंट ने सवाल सेंड किए हैं, फिर भी सभी ने भेज दिए हैं लगभग सारे सवाल। देखिए कि यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। अभी जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हो रहा है, काफ़ी कम बच्चों का एग्जाम हो रहा है, क्योंकि अभी आपकी कल आज शायद 17 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है, फिर 18, 19, 20 को आईबी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू होने वाले हैं आपके 22 तारीख से 22 को होगा, फिर मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का। बाकी आप कमेंट करके बताओ जिन भी कैंडिडेट का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कब शेड्यूल है आपका एग्ज़ाम। और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में सवाल मिस न हो और आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाओ। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। 299 माइनस 30 रुपये और कम कर दीजिए यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इस कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 100+ एग्जाम्स के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, इन सभी एग्जाम की एक ही पास के अंतर्गत अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट, यहाँ पर एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके भी स्मृति आधारित मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट कर दी गई ऑलमोस्ट। तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। अगला यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो पहला सवाल है सेकंड सेट का, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। ये एक इजी सवाल पूछा गया है, तो केरल में है और ये केरल में पेरियार टाइगर अभ्यारण्य है, वहीं पर स्थित है। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये अयप्पा भगवान को समर्पित मंदिर है केरला में। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति नाम पूछा है तो जॉर्ज यूले हो जाएगा, जो कि फर्स्ट नॉन इंडियन है जो आईएनसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये कब रहे थे, तो 1888 में इलाहाबाद का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की। जॉर्ज यूले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम यूरोपीय। अगला सवाल देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। ये भी सभी को पता होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी, जिसकी जो हाइट है, लंबाई है, वो 182 मीटर हो जाएगी। और ये है विश्व की प्रथम सबसे ऊंची मूर्ति। पूछ ले विश्व की सेकंड कौन सी है, तो वो है चाइना में स्प्रिंग टेम्पल है जो बुद्धा का, वो सेकंड है। अब देखिए ये आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इससे एक सवाल पूछा गया एनटीपीसी में कि इनको डिजाइन किसने किया है, तो मूर्तिकार के जो डिजाइन मूर्तिकार है वो है राम वी सुतार। और ये दोस्तों जो मूर्ति है 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार पटेल जी के जन्मदिन की जो 143वीं वर्षगांठ है उस पर इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो ये को इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, नर्मदा जिला गुजरात में है। और बहुत बार पूछा जाता है किस द्वीप पर है, तो साधु बेट इस द्वीप का नाम है, आइलैंड का नाम है। देखिएगा अगला सवाल, एल्यूमिनियम का एस्क आपको पूछा है, तो एल्यूमिनियम का जो एस्क क्या हो जाएगा, और हो जाएगा बॉक्साइट। फिर एक सवाल पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद। कहाँ पर की थी, तो ये मकूर उनाव उत्तर प्रदेश में 3 मई 1939 को स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। 2016 में शुरू हुआ इनाम पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये सवाल इससे पहले पूछा हुआ है, रिपीटेड है एक्स्ट्रा फैक्ट से। तो ये भारत में कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो कृषि उत्पादों की ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन आप ट्रेड कर सकते हो आपकी जो भी कमोडिटीज़ हैं इनाम पोर्टल के माध्यम से, जो भी आपकी फसल वगैरह हैं। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है जो ऑनलाइन मार्केट है, जो इनाम में नाम की फुल फॉर्म हो जाती है।
और ये 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जब गेहूं का वैज्ञानिक नाम आया तो ये सभी मैंने बताए थे, आज आम का पूछ लिया है। मैग्नीफेरा इंडिका, इससे पहले गेहूं का आया था ट्रिटिकम एस्टिवम है। चावल का ओराइजा सटाइवा है। एप्पल का मेलस डोमेस्टिका है। देखिएगा अगला सवाल, SGST की फुल फॉर्म आपको पूछे तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। देखिए 3 प्रकार के जीएसटी में टैक्स हैं, एक तो आपके CGST, IGST, SGST। IGST का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड जो एकीकृत गुड्स एवं सर्विस टैक्स हैं, और CGST में सेंट्रल GST। VVPAT की फुल फॉर्म भी मैंने कब बताया था, जब एग्जाम में आपके सवाल आया था EVM की फुल फॉर्म, उसमें मैंने ये बाकायदा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया था और आज पूछ लिया है। तो VVPAT की फुल फॉर्म है जो EVM में एज ए प्रिंटेबल जो फॉर्मेट में रहता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT हो जाएगी। और वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल किया गया है वो सितंबर 2013 में नागालैंड का एक चुनाव हुआ था। नॉक्सेन असेंबली का सीट में जो चुनाव हुआ था नागालैंड में, वहाँ पर सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था 2013 में। और सबसे पूरे भारत भर में कौन से लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ, तो 2019 में ये जो लोकसभा चुनाव है उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था। एक यहाँ पर ये इस प्रकार से वेबसाइट दी गई थी आपके name@india.com। तो इस वेबसाइट में नेम क्या है ये आप देख पा रहे हो, ये नेम इसमें क्या है वेबसाइट, जैसे कि इसके आगे मान लेते हैं www.name@india.com हो जाएगा। देखिए इस सवाल में जैसे कि स्टूडेंट ने यहाँ पर वेबसाइट बताया, तो आई थिंक ये वेबसाइट नहीं होगी, ये आपकी ईमेल एड्रेस हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट इस टाइप से @ बीच में नहीं होना चाहिए। तो नेम @ जैसे कि आपका जो भी नेम रहता है 3 प्रकार आपको पता होना चाहिए। दिल्ली पुलिस में आपके सवाल आया था, जो ईमेल आईडी के 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें पहला तो उसका यूज़र नेम रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपके टॉप ट्रेंडिंग जी के @gmail.com में कह सकता हूँ। तो @ सिंबल इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन सी यहाँ पर जैसे gmail.com है, तो .com इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। आपको यदि पूछा है कि ये नेम क्या है, तो नेम यहाँ पर यूजर नेम होना चाहिए। और यदि वेबसाइट के रेफरेंस में पूछा गया है तो ये डोमेन नेम हो जाता है, जो भी नेम रहता है वेबसाइट का, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ और उसमें ये देख सकते हो। इस प्रकार यदि वेबसाइट के रेफरेंस में पूछा गया है तो ये जो भी नाम रहेगा इसे बोला जाता है डोमेन नेम, या फिर सेकेंड लेवल डोमेन भी बोलते हैं। और .com है ये एक्सटेंशन है, जिसे TLD बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन है। और जो सबसे आगे www रहता है ये सब डोमेन कहलाता है। देखिएगा अगला सवाल, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो मैग्मा है, लावा है, उसके ठंडा होने और जमने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो ये जो चट्टान का निर्माण होता है इसका नाम है आग्नेय चट्टान हो जाएगी, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट है, बिटुमिन्स है। और आग्नेय चट्टानी कुछ पिंड भी हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आता है, बैथोलिथ हो गया, लेखोलिथ है, पैकोलिथ है, ये क्या है ये पूछा जाता है। तो आग्नेय चट्टानी पिंड है, इसमें पूछा गया है आग्नेय चट्टान की परिभाषा बताई गई, यहाँ पर पूछा गया था। आंसर बताइए कि ज्वालामुखी उद्गार से जो मैग्मा और लावा है वो ठंडा होकर जम जाता है, तो ये चट्टान बन जाती है आग्नेय। एक सवाल पूछा गया है, अंटार्कटिका में भारत का कौन सा स्टेशन नहीं है? तो अंटार्कटिका में जो भारत का स्टेशन प्रोग्राम कौन सा नहीं है, तो बता देता हूँ मैं। इससे पहले भी एग्जाम में सवाल आया था, मैं सारे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे, वहीं से आ गया ये। तो दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, हिमाद्री हो गया, भारती हो गया, ये सभी भारत के अंटार्कटिका में स्टेशन हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। देखिए सबसे पहले 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला स्टेशन भारत ने स्थापित किया था। और उसके बाद 1989 में मैत्री नाम से एक रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी। और फिर जुलाई 2018 में हिमाद्री नाम से दूसरा रिसर्च स्टेशन की भी स्थापना की गई है। और यहाँ पर मैं बात करूँ परमानेंट स्टेशन की, तो हिमाद्री भारत का प्रथम परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। और अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित जो तीसरा अनुसंधान केंद्र वो भारतीय है, 2012 में स्थापित हुआ है। और अगला सवाल यहाँ पर मुगल काल में जो दरबारी नृत्य आपको पूछा गया है, तो ये कथक हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है, मुगल काल में काफ़ी चला था ये कथक। कौन सा MS ऑफिस का पार्ट नहीं है? तो MS ऑफिस का पार्ट MS वर्ड हो गया, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एडोबी रीडर ये नहीं हो जाएगा। कौन से हैं, इससे भी पहले एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो ये सारे मैंने बताए थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस OneNote हो गया, और फिर यहाँ पर आउटलुक भी रहता है MS वर्ड का, और MS ऑफिस का जो पावर पॉइंट रहता है, एक्सेल है, वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट एसेज है। फिर एक सवाल पूछा गया है, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी
भारत में सबसे अधिक ब्रांचेज हैं। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा फाउंडर सदस्य देश नहीं है? तो फाउंडर में जो सबसे पहले 51 संयुक्त राष्ट्र के इन 51 सदस्य देशों के साथ स्थापना की गई थी, वो कौन सा 51 में से नहीं है? तो ये क्यूबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जर्मनी, फ्रांस, यूके हैं। थोड़ा इजी सवाल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इजीली कर सकते थे क्यूबा। देखिए क्यूबा एक, इससे पहले मैंने आपको बताया था जब आपके एग्जाम में सवाल आया था कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र का देश है लेकिन वो वर्ल्ड बैंक का सदस्य नहीं है, तो उस केस में मैंने 4 देश बताए थे। संयुक्त राष्ट्र का तो है सदस्य लेकिन विश्व बैंक का सदस्य नहीं है। तो क्यूबा है, ये लिechtenstein है, मोनाको है, उत्तर कोरिया है। तो ये बाद में बने हैं। तो आज एक क्यूबा का ऑप्शन था, बाकी 50 सदस्य उसके बाद क्यूबा बना है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ 51 जो सदस्य हैं जब स्थापना हुई थी 1945 में। तो करंटली यहाँ पर 193 यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश हैं। 1945 में ओरिजिनल 51 थे। तो ये आप देख सकते हो, इनकी 51 में से एक बार ब्रीफली देख लेना नज़र से, ताकि एग्जाम आए तो उसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सको। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं मैं, कोसोवो, वेटिकन सिटी और पैलेस्टीन, ताइवान ये वर्तमान में सदस्य देश नहीं है। ये 193 में से भी नहीं है। जो वर्तमान में 193 सदस्य देश है, आपको पूछ ले कौन सा सदस्य देश है यूनाइटेड नेशंस का नहीं है। 50 की तो बात ही अलग है। यहाँ पर ये सभी अभी तक नहीं है, कोसोवो, वेटिकन सिटी और बहुत से लगभग 53 50 प्लस देश है जो अभी तक यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश नहीं हैं। और बाकी यहाँ पर मैं बताऊँ कोसोवो है, वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश नहीं है। यहाँ पर आप कोसोवो देख रहे हो, ये संयुक्त राष्ट्र को नहीं है लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का सदस्य देश है कोसोवो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बाकी ये आप देख सकते हो कि बेलारूस, भारत, फिलीपींस और यूक्रेन यूनाइटेड नेशंस में अपने प्रवेश के समय स्वतंत्र देश नहीं थे। अब जितने भी देश होने चाहिए वो स्वतंत्र होने से ही तभी यूएन में एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में बेलारूस, भारत और फिलीपींस हैं, ये भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ था लेकिन ये तो 1945 में गठन हो गया, तो ये नहीं थे उस समय स्वतंत्र। देखिएगा अगला सवाल, संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिए गए हैं। अभी ये आर्टिकल 301 के अंतर्गत रखा गया है इसको, और ये जब हटाया गया था तब आर्टिकल 31 में था, जो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। भारत में स्थापित प्रथम आईआईटी संस्थान कौन सी है? तो आईआईटी के केस में आईआईटी खड़गपुर हो जाएगी। प्रथम 1951 में स्थापना हुई थी, जो कि खड़गपुर कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल में। सेकेंड है आईआईटी बॉम्बे। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम है, उसमें जो पुरुष फुटबॉल टीम है उसके कोच कौन है, ये आपको पूछा तो इगोर स्टिमैक हो जाएगा। और कप्तान कौन है भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के? सुनील छेत्री कप्तान हैं। आपको पूछ रहे हैं कि भारतीय मेंस नेशनल हॉकी टीम के कोच कौन है, तो ग्राम रेड हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कैप्टन मनप्रीत सिंह है हॉकी के। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है नेशनल, उनके हैं कोच, जो हेड कोच है टीम के पूरी, रवि शास्त्री। बाकी जो बॉलिंग बैटिंग के कोच भी एग्जाम में आता है वो भी देख लेना। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? तो तिब्बत में है। कहाँ पर? तिब्बत ऑप्शन में था आपके, ये सही हो जाएगा। 2019 में चावल उत्पादन में प्रथम रैंक किस देश की है? तो ये भी मैं बता चुका हूँ इससे पहले जब आपका सवाल आया था, चावल उत्पादन में सबसे टॉप पर राज्य कौन सा, तो मैंने ये बताया था चावल उत्पादन में प्रथम देश चाइना है। गेहूं उत्पादन में भी प्रथम देश चाइना है, और सेकंड दोनों ही केस में चावल और गेहूं के केस में इंडिया हो जाएगा। आपको पूछते दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत की रैंक कितनी है, तो वो है प्रथम रैंक है। 25% ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और जो चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गेहूं के केस में देखिए आपको कमेंट करना है, मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा, काफ़ी इजी सवाल रहेगा आपके लिए, बता चुका हूँ। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1944 ब्रिटेन वुड्स समझौता के अनुसार किस संस्था की स्थापना नहीं हुई थी? तो 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कौन सी संगठन की स्थापना नहीं हुई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके WTO करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है ये खत्म हो गया था लगभग 1970-71 में। और WTO आपको पता होगा 1995 में इसकी स्थापना हुई है। किसके तहत हुई है WTO की, तो ये हुई है मर्केश एग्रीमेंट के तहत इसकी स्थापना की गई है, न कि ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत में। और बाकी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों संगठन की स्थापना हुई थी, IMF और विश्व बैंक की, तो ये UNO के ही पार्ट है, तो हो सकता है UNO भी इसके अंतर्गत हो। और बाकी जब WTO से पहले जो ITO है या GATT है,
तो ITO है ये स्थापित हुआ था इसके तहत, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत इसको शामिल किया गया था, WTO नहीं था। बाकी आप कमेंट करके थोड़ा स्पष्ट रूप से बता सकते हो जिन भी कैंडिडेट को डाउट लगता है इसमें। देखिएगा अगला सवाल, नेत्र का कौन सा कलर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो नेत्र का कौन सा कलर, ये ऑप्शन दिए गए थे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। एक स्टूडेंट ने बताया कि अंडाकार जो नेत्र का पार्ट है वो कौन से कलर का रहता है, तो वो तो ब्राउन हो सकता है। बाकी इसमें कुछ इस टाइप से ऑप्शन थे, वाइट, रेड, ब्लू है, तो ब्राउन तो इसमें नहीं था, वैसे ब्राउन होना चाहिए। RBI से संबंधित नहीं है ये पूछा गया है, RBI से संबंधित कौन सा रेट नहीं है? SLR हो जाएगी, रेपो रेट RBI, GST ये नहीं होगा। बाकी केस रिजर्व रेशियो भी RBI में रहता है। और बात करूं RBI की तो वर्तमान में पॉलिसी रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35 और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 4.25 है और बैंक रेट भी सेम 4.25 है। रिजर्व रेशियो में आपकी केस रिजर्व रेशियो है 3%, SLR है 18%। अगला सवाल, कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर पद रिक्त मान लिया जाएगा? तो ये 60 दिन हो जाएगा। आर्टिकल 104 के तहत जो भी सदस्य हैं MP हो जाते हैं राज्यसभा लोकसभा के, तो सदस्य संसद के किसी भी सदन में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस। यहाँ पर ऐसे कह सकते हो स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले अनौपचारिक रूप से प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इससे पहले एग्जाम आ चुका है इस प्रकार। तो ये 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस या फिर स्वतंत्र दिवस मनाया गया है। तो ये कब घोषणा हुई थी? 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और एक कंडीशन इस प्रकार रखी गई थी इस प्रस्ताव में कि यदि अंग्रेजी हुकूमत है वो 26 जनवरी 1930 को ये मांग स्वीकार नहीं करता है, भारत को उसका प्रभुत्व है, डोमिनियन नहीं देता, तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित करेगा। और फाइनली 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर भारत ने पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया, स्वतंत्र दिवस मनाया। 2022 में जो विंटर ओलंपिक है वो कहाँ पर होंगे? तो ये बीजिंग चाइना में। और इससे पहले 2018 में जो विंटर ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? ये प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुए हैं। बात करूं 2020 के समर ओलंपिक की, जो कि मार्च 2020 में टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित करके बाद में दोबारा शेड्यूल किया गया, रीशेड्यूल। वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को ये सेम टोक्यो जापान में होने वाला है। और यहाँ पर फैक्ट क्या है कि ऐसा पहली बार है जब ओलंपिक खेल को कैंसिल नहीं किया गया है, रद्द न करके इसको स्थगित किया, पोस्टपोन किया और बाद में रीशेड्यूल करके सेम जगह पर ये आयोजित होने वाला है। और फिर यहाँ पर 2021 में जो होगा, उसके बाद टोक्यो जापान के बाद 2024 में जो समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होंगे और 28 में समर ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया US में। 2022 में विंटर ओलंपिक हैं जो आपको पूछा गया था बीजिंग चाइना में। देखिएगा अगला सवाल, न्यूक्लियर पावर प्लांट और संबंधित राज्य में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो काकरापार गुजरात है, सभी को पता होगा, बता चुका हूँ। कोडनकुलम यहाँ पर तमिलनाडु दे रखा है जो कि करेक्ट है। और कलपक्कम कर्नाटक है, ये आपका करेक्ट नहीं होगा, मेल नहीं है। केगाव कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तो कलपक्कम है दोस्तों तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, जैतपुरा महाराष्ट्र, नरोरा UP, कलपक्कम। तो कलपक्कम और कोडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक में। कौन सा नेशनल वाटरवे कोरोमंडल तट एवं कृष्णा तथा गोदावरी नदी से गुजरता है? कृष्णा और गोदावरी नदी या फिर कोरोमंडल तट से गुजरता हुआ जो नेशनल वाटरवे है वो 4 हो जाएगा, जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। और ये 3 राज्य और एक UT से गुजरता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी को एक तरीके से जोड़ता है। टोटल कितने नेशनल वाटरवे हैं? तो 111 है। इससे पहले नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 से सवाल आ चुके हैं। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट ये प्रयागराज से हल्दिया के मध्य है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली नदियाँ इनसे गुजरता है। और नेशनल वाटरवे 2 सदिया धुबरी है और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम यहाँ से बहुत बार आता है नेशनल वाटरवे 2 से। और 3 का भी आ चुका है कोलम कोझिकोड केरला में। देखिएगा अगला सवाल, मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो इससे पहले भी एग्जाम आ चुका सवाल है। सिनकोना की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की मेडिसिन जो कुनैन है। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जनसंख्या किस राज्य की सर्वाधिक है? तो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है 11 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या यहाँ पर मध्य प्रदेश की हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, 14.7% है। और मध्य प्रदेश यदि ऑप्शन में नहीं था तो उसके बाद सेकेंड उड़ीसा की है, फिर महाराष्ट्र की है। अगला सवाल देखिएगा,
प्रकाश का प्रक्षेपण की खोज किसने की है? जो आपके प्रिज्म में रहता है प्रकाश का स्पेक्ट्रम है जो 7 कलर का बनता है, उसकी सबसे पहले खोज ये सेम इस प्रकार आ चुका है एनटीपीसी में आइजैक न्यूटन ने की थी। 1666 में आइजैक न्यूटन के द्वारा ये खोज की गई थी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की। न्यूटन ने पाया कि प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से बना होता है, जो कि प्रिज्म से गुजारने पर यहाँ पर 7 रंगों में इसका प्रक्षेपण होता है, ये न्यूटन ने बताया था। स्वतंत्र दिवस पर प्रथम बार कब राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया था? तो ये 15 अगस्त 1974 को आपको वर्ष पूछा है तो 1974 करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले क्या नियम था कि राज्य में जो स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही जो राष्ट्रीय पर्व है, इस पर जो ध्वज फहराएंगे वो फहराएंगे राज्यपाल। यहाँ पर राष्ट्रपति जिस प्रकार फहराते हैं गणतंत्र दिवस पर, लेकिन जो राज्यपाल हैं 1974 से पहले स्वतंत्र और गणतंत्र दोनों दिवस पर झंडा फहराते थे। लेकिन हुआ क्या 1974 में, बात है यहाँ पर जब 1974 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने तत्कालीन उस समय 74 में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और बताया कि मुख्यमंत्रियों को भी गणतंत्र दिवस पर तो राज्यपाल को विशेषाधिकार छोड़ दें और मुख्यमंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का अवसर मिलना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर 15 अगस्त 1974 को फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। सबसे पहले किन के द्वारा? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि के द्वारा फहराया गया था। उसके बाद प्रत्येक राज्य में, तो 1974 में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया था स्वतंत्र दिवस पर। अगला सवाल देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के द्वारा गठित पार्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जो कि चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के द्वारा गठित पार्टी है। देखिए ये 1928 में, इससे पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया या फिर आर्मी। तो ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व इसका सौंपा गया था। और मैं बात करूं यहाँ पर भगत सिंह आया है तो आपको पता होना चाहिए जो नौजवान भारत सभा है 1926 में किनके द्वारा स्थापित है? भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। एक सवाल इस प्रकार पूछा गया है, देखिए आप कमेंट करके बताना। दो स्टूडेंट बताएं कि जैव विविधता लागू करने वाला राज्य कौन सा है, और एक स्टूडेंट ने बताया कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा। तो ये आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का था सेकंड शिफ्ट में। देखिए मैं बात करूं जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य 2018 में ये राजस्थान ने की थी। बाकी जैव विविधता के केस में आपका आंसर केरला करेक्ट होना चाहिए। देखिएगा अगला सवाल, कंप्यूटर में ऑनलाइन कार्य करने के लिए बैकग्राउंड में जो ऑटोमेटिक सिस्टम से डाटा है वो चोरी हो जाता है, कॉपी करके कहीं पर मिसयूज हो रहा है, सेंड किया जा रहा है, बैकग्राउंड में आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो वो किसके कारण होता है? तो ये मेलवेयर हो सकता है। देखिए सवाल में लैंग्वेज इसकी अलग हो सकती है, कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज थी। तो मेलवेयर रहता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपकी कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी है वो चुरा सकता है। अब देखिए मेलवेयर के अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे कि वायरस अपने आप में एक मेलवेयर है, फिर वर्म हो गया। स्पाईवेयर क्या करता है, ये बिना उनको जागृत पता ही नहीं चलेगा और ये चुरा लेगा। और फिर एक दोस्तों मेलवेयर के अंतर्गत एडवेयर भी आता है, जो कंप्यूटर पर स्वतः विज्ञापन डालेगा, स्वतः विज्ञापन ऑटोमेटिक क्लिक होंगे, डाउनलोड होंगे। और ट्रोजन हॉर्स भी एक मेलवेयर है, तो ये सभी मेलवेयर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा कि आनुवांशिकी की आपको परिभाषा से एक सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, क्या था जेनेटिक्स से। और एक स्टूडेंट बता रही कि वकील कौन सा है, तो किस प्रकार सवाल था? ऑप्शन में पता दी सीतारामैया भी था, जो नहीं होगा शायद ऑप्शन करेक्ट आपके। और ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है 2020 किसे मिला है? तो ये किरण मजूमदार शो को दिया गया है, जनवरी 2020 में दिया गया था। और ये बायोकॉन की चेयरमैन है किरण मजूमदार शो, जिनको ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2020 दिया गया है। और ये अवार्ड पाने वाली ये चौथी बन गई हैं, किरण मजूमदार हैं, वो चौथी व्यक्ति बन गई हैं। और किरण मजूमदार की बात करूं, ये शो इनका नाम है किरण मजूमदार शो। इनको एक और अवार्ड मिला है 2019 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर है 2019 का अवार्ड दिया गया है। तो किरण मजूमदार शो जो महिला है वो बायोकॉन की चेयरमैन है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2020 दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर सेकंड सेट में मिले लगभग सारे सवाल मैंने बता दिए हैं। बाकी जो भी सवाल में दो डाउट था किस प्रकार एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिली है, वो आप कमेंट करके बताना देना, ताकि मैं PDF में उसको इंक्लूड कर दूंगा। बाकी अभी जिन कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ वो भी बताना आपका एग्जाम कब है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।